Ladies and gentlemen and our students present, we welcome one of our keynote speaker, Dr. Vikas Divyakriti. Namaste Sikkim. Thank you for your patience, everyone. An internet sensation with more than 2 million subscribers in his YouTube channel, who is well known for helping UPSC aspirants with his tips and tricks. However, not many people know that he had cleared the UPSC Civil Service examinations in his first attempt in 1996. But had left the job to return to teaching profession. He then went on to establish Drishti IAS in 1999. Today, Drishti IAS has become one of the India's premier UPSC coaching institutions and online study web portal. He is none other than Dr. Vikas Divyakriti. Namaste Sikkim. Tashi Dilek. खामरीमो मैं आपसे और उत्साह की उम्मीद कर रहा हूँ और जोर से बोलने की उम्मीद कर रहा हूँ। नमस्ते सिक्किम। मैं 4 साल पहले सिक्किम आया था एज ए टूरिस्ट विद माय फैमिली और मैं इसी गैंगटॉक में रहा कुछ दिन। मैं बॉर्डर तक भी गया, नाथुला भी गया, हरभजन मंदिर भी देखा, सब कुछ देखा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज़ को I hope you understand Hindi properly. नाचीज़ का मतलब वर्थलेस पर्सन या पर यह उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज़ को इतना सम्मान दे के यहाँ बुलाया जाएगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल सिक्किम्स कम्युनिटी, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह जी। और आज से करीब 20 दिन पहले आपके एक सीनियर सिविल सर्वेंट जो मेरे दोस्त भी बन गए, उन्होंने मुझसे बात की आने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद एक दो ऐसी दुविधाएं आई, दुविधा मीन्स डायलेमा, एक दो ऐसे डायलेमा आए कि थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा मेरा मामला फंस गया, मुझे बॉम्बे जाना है एक ज़रूरी काम से। तो उन्होंने मुझे एक दो फ़ोटो भेजे। वो फ़ोटो थे कि सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मेरी फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने, और बोले कि सर वहाँ बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर अब कुछ भी हो तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। फिर पता लगा कि तीस्ता में जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में पता लगा। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि इतना रिस्की है, क्यों जा रहे हो? और मेरा मन था कि जब हमारे देश का एक राज्य इस स्थिति से गुजर रहा है और बाकी देश वहाँ जाए भी नहीं, ये कैसा परिवार हुआ? एक परिवार होने का मतलब तो ये है कि हम वहाँ पर साथ में खड़े हैं। तो मैं अपनी आज की बात शुरू इसी बात से करूँगा कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे नागरिक इस आपदा में, इस डिज़ास्टर में जिनकी ज़िंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, सबसे पहले उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि और उनके सम्मान के साथ ही हम आज की बातचीत को शुरू करेंगे। तो मुझे अभ्यास है, प्रैक्टिस है बहुत लंबी स्पीच देने की। सो आई एम ए हैबिचुअल स्पीकर एंड आई कैन स्पीक फॉर 4, 5, 6, 8, 10 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। सो दैट इज़ माई प्रोफेशन एक्चुअली। पर आप लोग छोटे बच्चे हैं और मुझे बताया गया कि मतलब बच्चों पर टॉर्चर नहीं करना है, तो मैं कोई टॉर्चर करने के मूड में नहीं हूँ एकदम। So just to understand what exactly do you expect from me? तो मैंने कहा कि मैं पहले बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा, मतलब मैं नहीं पूछूंगा, बच्चों को कहूंगा कि वो मुझसे सवाल पूछें, जस्ट टू मेक श्योर कि आप किस तरह की डिस्कशन मुझसे चाहते हैं, सो दैट आई कैन स्पीक ऑन द टॉपिक्स यू वांट। जो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है सिक्किम की यूथ के बारे में, एक तो ये है कि सिक्किम की यूथ को सरकारी नौकरी की बहुत इच्छा होती है और शायद इसीलिए मुझे बुलाया भी गया होगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ। पर मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं बहुत सूट ना करूँ, मेरा अपना एग्जाम्पल बहुत सूट ना करे। दूसरा, मैं
सिक्किम को लेकर कुछ बातों से बहुत खुश रहता हूँ। मतलब मेरे जो फेवरेट कुछ स्टेट्स भारत के हैं उनमें एक सिक्किम भी है, और उसके कुछ खास रीजंस मेरे पास है। मैं किसी स्टेट या किसी शहर या किसी देश का इवेल्युएशन या मूल्यांकन, अगर मेरी हिंदी मुश्किल हो आप बोल दीजिएगा, मैं और इजी कर दूंगा उसको, है ना। अगर किसी देश या किसी समाज को इवेल्युएट करना हो तो मेरे हिसाब से दो कसौटियां सबसे बड़ी हैं। उसका जीडीपी कितना है वो बड़ी कसौटी नहीं है, वो कितना कमाता है, कितने पैसे उसके पास हैं। ठीक है, किसी समाज के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, वो ठीक है। मेरी राय में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कई विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में, पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा, कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दीज आर टू फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑन विच आई वैल्यू और वे एनी सोसाइटी वेयर एवर आई गो। मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, कई देश घूमा हूँ, कई राज्य घूमा हूँ, बट दिस इज हाउ आई ट्राई टू जज ए सोसाइटी। और जब मैंने पढ़ा सिक्किम के बारे में पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे पता लगा कि सिक्किम देश का वो राज्य है, सारे राज्यों में, सारे यूटीज में मिला के, जहाँ विमेन की वर्क पार्टिसिपेशन देश में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है। और अगर विमेन नौकरी कर पा रही हैं, घर से बाहर निकल के काम कर पा रही हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि वो प्लेस अपने आप में सेफ भी है। अगर वो सेफ नहीं होगा तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगा? कोई घर से बाहर निकले, नौकरी करे, क्योंकि नौकरी करने के मामले में मैं जिस बेल्ट से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। उस बेल्ट में विमेन पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जब सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे तो लोग बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। और एक सोसाइटी जिसमें वर्क एनवायरनमेंट में विमेन को सबसे बेहतर स्थितियां मिलती हों, तो जब मैं देखता हूं तो मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, प्राइड होता है कि उस राज्य में मैं आकर आप सबसे बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये खुश रहने की, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों पर खुश रहना है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें खुश होना चाहिए, पर पता नहीं होता हम लोगों को। सो व्हेनेवर समवन आस्क्स यू व्हाई आर यू ए प्राउड सिक्किमीज, you must tell that we belong to a state where women are highest in the participation of workforce, and we are proud for that. We have fights for that. तो बताना ही चाहिए. So, when the resident commissioner of Sikkim Bhavan in Delhi, Mr. Ashwini Chand, talked to me, और मुझे कहा कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो जो उनकी पंच लाइन थी, जिस लाइन के बाद मुझे लगा कि जाना ही होगा, वो थी कि सीएम साहब भी टीचर रहे हैं। और मुझे लगा वाह, ये तो हम तो सेम प्रोफेशन के लोग हैं, सेम बैकग्राउंड के लोग हैं, फिर तो एक स्पेशल रीज़न बनता है कि वहाँ पर मैं जाऊँ। तो सेकंड पैरामीटर जो मैं आपसे कह रहा था, मुझे यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आइडिया है, ठीक ठाक आइडिया है। यहाँ जो नेपालीज सिक्किमीज कम्युनिटी है, यहाँ जो लेप्चाज हैं, जो भूटियाज हैं, या मैं कहूँ कि दो कम्युनिटीज़ बुद्धिज़्म से जुड़ती हैं, और बुद्धिज़्म भी वज्रयान बुद्धिज़्म, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मैं फ़िलोसफी और लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ, तो उसमें वज्रयान बुद्धिज़्म को हम खूब उसमें पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एक समाज जिसमें 3 कम्युनिटीज़ मेजरली और बहुत सारी कम्युनिटीज़ बहुत कम पार्टिसिपेशन के साथ रहती हूँ, और मैं हिस्ट्री ढूंढ के थक गया, मुझे आज तक ऐसा नज़र नहीं आया कि यहाँ कभी कम्युनल क्लैशेस या टेंशन्स होती। इतनी शांति के साथ इतनी कम्युनिटीज साथ में रहें, इसका मतलब है कि जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। एंड
अल्टीमेटली इन द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज, इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, हम ये मानते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म सबसे अच्छी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि समाज अपने हर व्यक्ति को वो जिस बैकग्राउंड से है, जिस फेथ के साथ है, जिस तरीके से जीता है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर अपने आप को हावी ना करे, उस पर दबाव ना डाले, और एक ट्रू, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहेंगे, वैसी कल्चर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो हमें सिक्किम में दिखती है। तीसरी बात जो मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी, कल रात को जब मैं आया, लंबा ट्रेवल था, बागडोगरा से हमें पता लगा कि जो मेन रास्ता है वो टूटा हुआ है, तो बड़ा मज़ेदार रास्ता था। हम 5 बजे बागडोगरा से निकले तो पता लगा कि जो मेन रास्ता वो टूटा हुआ है, जो 3-3.5 घंटे वाला है, अब जो रास्ता वो 7 घंटे वाला है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 12 बजे पहुँच जाएंगे। व्यवस्था बड़ी अच्छी थी सिक्किम सरकार की, कोई दुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हम बहुत सुकून से आ रहे थे। अब 7 घंटे के रास्ते पर निकले और आधे घंटे के बाद अचानक जो दूसरी गाड़ी साथ में थी वो टाई 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 करते हुए आगे के रुक गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो पता लगा जो दूसरा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं उसमें 2 टैंकर पलट गए हैं, वो भी बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा कि फिर वापस दिल्ली चले, तो बोले नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, जाना तो सिक्किम ही है। तो मैंने कहा जब 2 ही रास्ते हैं, दोनों बंद हो गए, तो कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा हम वहीं रुके, आधा घंटा कुछ सिस्टम ने काम किया और तीसरा रास्ता खोज निकाला। तो जब पहली बार खोजा तो जो लोग मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा रास्ता है, तो उनमें से एक ने रैंडमली अपने हिसाब से कहा कि सर इसमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने पूछा एक्स्ट्रा 3.5 से या 7 से, तो बताया 7 से एक्स्ट्रा लगेंगे 3.5। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा, अश्विनी जी से, कि लगता है कि रात को 3-4 बजे पहुंचेंगे, तो या तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा दीजिए ताकि मैं 4-5 घंटे सो सकूं, ताकि बात तो ठीक से करूं, ऐसा ना लगे कि मैं बहकी बात करूं और लोग सोचे कि ड्रग्स लेके आ गया है। जो कि मैंने सुना है कि यहाँ एक उभरती हुई समस्या है, देश भर में समस्या है, हर जगह समस्या है, तो यहाँ भी है ही वो समस्या। तो खैर, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे वो बड़े कमाल के लोग थे, पता नहीं कहाँ से, कोलंबस लोग थे वो बेसिकली, कहाँ से उन्होंने कोलंबस वास्को डी गामा बन के रास्ते निकाले, और जो हमें 5 बजे चल के 12 बजे पहुंचना था, हम 10:30 पे पहुंच गए। हम सिर्फ 5.5 घंटे में, बल्कि शायद 10:15 के आसपास सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंच गए, और बड़ा रिलीफ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने नींद पूरी की और फिर मुझे लगा कि अब शांति से और प्यार से बात होगी। तो जब कल खाना खाने बैठे हम रात को, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, अच्छे वाला अलग, खराब वाला अलग नहीं, अच्छे वाला अलग लगा। तो मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो खाने का टेस्ट अलग होता है, पर ये थोड़ा और अलग लगा। तो फिर मेरी आदत है नेट पे सर्च करने की, मैंने सर्च किया वाई सिक्किमीज फूड टेस्ट सो डिफरेंट। तो फिर एक बात और पता लगी, जिसके बाद अगर मेरी पत्नी को पता लग गई तो वो यहाँ पर घर ही खरीद लेगी, अगर अलाउड होगा, तो मुझे पता नहीं अलाउड है या नहीं घर खरीदना। तो पता लगा कि सिक्किम भारत का नहीं, दुनिया का पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, ताली तो बजा दी आपने, पर इसका मतलब नहीं पता होगा कई लोगों को। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी बच्चे को शायद ना पता हो। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम के फूड प्रोडक्शन में, खेती में, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 0 होता है, विच मीन्स आप जो खाते हैं वो दुनिया का सबसे प्योर खाना है। इससे ज़्यादा प्योर खाना इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है। और कितनी बड़ी बात है, इसीलिए आप सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर आप लोग हैं, इसीलिए हैं। इतना अच्छा खाना खाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होंगे ही। हम तो भारत के बाकी राज्यों में जो खाना खाते हैं उसमें कई बार लगता है कि केमिकल खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें तय करना होता है कि भूख से मरें या थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड खा के जिंदा रह लें। तो हम केमिकल खा रहे थे, काम चला देते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ हैं हमारे पास क्या अच्छा है कई बार हमें पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि सिक्किम के पास ये 3 ऐसी वजहें हैं कि अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं और फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकते हैं। मेरे पास ठीक ठाक चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, पर मेरी गुजारिश थी ऑर्गेनाइजर्स से कि पहले मैं बच्चों से 3-4 बच्चों से केवल सवाल पूछना चाहूँगा। अगर वो मुझे कुछ बता सके कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं जो वो चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूँ, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं उन पर बात करूँ। और यदि बच्चे नहीं पूछेंगे तो बात तो मैं कर ही लूँगा, बात करना मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो बातों नहीं आदमी हूँ, बात करना मुझे आता है तो बात तो मैं कर ही लूँगा। सो आई इन्वाइट एनी ऑफ द स्टूडेंट, मे बी 3, 4, 5, just ask one question each, whatever you want to ask and you believe I can answer that question, तो मैं फिर उस पर आपसे बात करूँगा। Please. Good morning, sir. What's your name? Sir, Dipen Dahal. जितेंद्र. Dipen. Okay. Sir, I'm big fan of yours. जब भी पढ़ाई करता हूँ ना सर, लाइक कभी कभी लाइक मूड ऑफ होता है ये ऑफ कोर्स। सो जब भी ऑफ होता हूँ सर, लाइक फॉर एग्जांपल आपके वीडियोस लाइक द वन यू आर लाइक जो आप इंटरव्यू लेते हैं लाइक टॉपर्स लोगों का, वो देख के लाइक मूड फ्रेश कर लेता हूँ, है ना सर। सो लाइक सर व्हाट आई वांट टू आस्क इज, कभी भी ऐसा कुछ होता है ना सर, लाइक नर्वस ब्रेकडाउन होता है कभी कभी एंड फील लाइक आई एम ए बर्डन टू माई सेल्फ, तो सर उस टाइम सर क्या करें कि लाइक फील मोटिवेटेड एंड ऑल, सर उस मतलब फेज से आगे कैसे बढ़े, मतलब वी कांट लाइक कट इट आउट, मतलब उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। अंडरस्टूड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ब्रीफ इट। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पढ़ते हुए थोड़ी एंग्जाइटी होती है, थकान होती है, बोरियत होती है, तो उससे कैसे बाहर निकले और वो एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी ना हो जाए, उस चीज़ से बाहर कैसे निकले। एम आई राइट? दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है सर, दिस इज वन क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स आप पूछ लीजिए 4-5, मैं एक साथ उनको क्लब करके आंसर कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन था सर, आप जहाँ भी सेमिनार जाते हैं, जहाँ भी आप ओरिएंटेशन लेते हैं सर, आपका एक प्रसिद्ध श्लोक वाक्य कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी सर ये श्लोक से आपके लिए कितना मायने रखते हैं सर, एज वेल एज टू आवर स्टूडेंट्स सर? ओके सर इतना ही क्वेश्चन। तो ये धन्यवाद पूछ सर। रहे हैं कि आप एक पंक्ति अक्सर कहते हैं, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये बात कितनी सीरियसली आप मानते हैं? मैं तो बहुत सीरियसली मानता हूँ। इसका एक एग्जांपल ये है कि कल मुझे कई लोगों ने कहा कि मत जाओ, पर मैं आया क्योंकि मैं तजुर्बा चाह रहा था कि यहाँ आऊँ, आप सबसे मिलूँ और देखूँ कि क्या तबाही आई, उसमें हिस्सा लूँ, कुछ कर सकूँ तो करूँ। तो तजुर्बे की कीमत सबसे ज़्यादा है, बात करेंगे इस बारे में, अभी बात करते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर, Good मैं afternoon. शुभम मिश्रा सिक्किम यूनिवर्सिटी से। ओके सर मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग में कैसे हम अपने आप को और ग्रोथ कर सकते हैं और कैसा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन में, ठीक, चाहे वो अंडर प्रेशर हो या ओवर प्रेशर हो, समझ डिसीजन वीक। हाउ टू टेक डिसीजन Yes, sir. इन योर लाइफ। ठीक है। Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone present out here. Sir, मेरा नाम शशांक गुरुंग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कि आपका प्रिपरेशन कैसा था जब आपने पहली अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया था? कि आप मुझे थोड़ा टिप्स बता सकते हैं? ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज सम टिप्स अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम, राइट? ठीक है, मुझे एक बेसिक आपका आइडिया हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया कि आप किस तरह की चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात है कि 5 क्वेश्चन पूछने वालों में 5 मेल थे, जबकि मैं कह रहा था कि यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये कैसे हुआ सिक्किम में? ये तो सिक्किम के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई। सो लेट अस टेक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फीमेल पार्टिसिपेंट्स, उनके सवाल शायद थोड़े से अलग हों। गुड आफ्टरनून सर। Yes, सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी रिसेंटली बीएड कर रही हूँ। सर आपने पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, फिर वो छोड़ के आपने वही टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करने का क्या वो था? बस वही जानना था, क्योंकि सर टीचिंग में ना अभी हम वो फील्ड में आ भी गए हैं ना, तो डर लगता है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्लासरूम में क्या करना है, कैसे डील करेंगे स्टूडेंट्स से। तो सर मुझे वही जानना। तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि एक बच्चा तो ऐसा है जो किसी और प्रोफेशन की बात कर रहा है, टीचिंग के बारे में। गुड। तो आपका सवाल है कि मैं टीचिंग में क्यों आया वो छोड़ के, और आप टीचर के तौर पे क्या ध्यान रखें अच्छा टीचर बनने के लिए। ठीक है। So first of all, thank you sir for coming to this place. Thank you. I am Smita Rai and I am from B.Ed College. Sir,
as I have completed my graduation 5 years ago, sir, now I think that preparing for the UPSC is like being so late, sir. Am I being so late? Like I have completed my 5 years doing graduation also, sir. I am too late for the civil service exam, sir. So that's my question, sir. Thank you, sir. So basically you want to know something about civil service exams preparation, right? Seeing you today here, seeing you in YouTube and seeing you in person today itself is so much motivating and so much inspiring. Thank you. And my question is, as I have seen one of your videos where you have talked about 3-8 hours rule, I just want to know more about it from your itself. You want to know about? 8 hours rule, 3-8 hours, which you have divided like 24 hours into like yes, sir. Okay. Thank you, sir. So time management is the basic. Yes, sir. Time management. Fine. So I have taken 8 questions so far, and that's Namaskar, sir. okay. Can I, sir? अब देखिए, अब ये सिक्किम वाला आ गया है, अब एकदम बराबर की टक्कर होगी. मेरा नाम सुमिता मंगे एंड आई रिप्रेजेंट हरकमाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिल रहा है जिससे मैं सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से दे सकती हूँ, राइट? नॉलेज इज़ नॉट जस्ट लाइक बाउंड विथ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज. सो मैं ये बच्चों में कैसे ये भावना लाऊं जिससे वो कुछ अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते. आई थिंक मैं अच्छे से नहीं किए पा रही हूँ मेरा प्रश्न, लेकिन आई थिंक आप समझ गए. बट दिस क्वेश्चन इज एज ए टीचर और एज ए टीचर, एज अ वुड बी टीचर. ठीक है. अब क्वेश्चंस रोकते हैं, मैं सम अप करता हूँ, फिर मैं सारी बातों पे आता हूँ. तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों है, टीचिंग में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं. 2 पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन ये है. कुछ बच्चों का सिविल सर्विस के बारे में, कुछ का मोटिवेशन के बारे में. सो दीज आर द 3 ब्रॉड टॉपिक्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड विद मी. मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ. रियल स्टोरी. स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज़्यादा आती है. और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अब ये भी हुआ है. तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है. आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी भी उससे निकले होंगे. मोस्ट डिफिकल्ट एज इज जस्ट 16, 18, 19. इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज़्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है. पेरेंट्स दुश्मन नज़र आते हैं इस उम्र में. पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब बात बोलते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है. सबको आता है. आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में. एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है. जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद. ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे. सो दिस इज ए नॉर्मल थिंग. आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूँ. खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफ़ी है. बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूँगा, ऐसा मत करना. एक ही बार में कर लो. और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं. हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं. वट एवर परसेंटेज ही गेट्स. And we also have a daughter. I mean, I'm not the biological father. She is a relative's daughter, so she lives with us. हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है. हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बीइंग्स बन जाए. क्योंकि मैंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से देखा है और मैं एक बहुत ही ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में. बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला.
पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का है उसके लिए साल क्यों खराब करूं। तो जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द ईयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी थीटा वीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज़ नहीं किया मैंने थीटा, कहाँ थी यूज़ करूँ, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूँ वहाँ का नक्शा देख लेता हूँ और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है। सीधी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज़्यादातर चीज़ें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो ज़िंदगी में बहुत काम नहीं आती। जो काम आता है वो और चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा आपसे। लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूँ, तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात। तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ सीएम साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूज़िक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूज़िक के उस्ताद थे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, हर चीज़ में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था बीइंग इनटू म्यूज़िक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूज़िक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे ज़िंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है। उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स की आदत, ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने के, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं।
उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भाई आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में। राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहाँ चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें, पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा अपनों के, पर मेरा काम ही है, मैं क्या करूं। मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूँगा।